हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे होंगे। अभी आप लोगों को सभी लोगों को एक तरफ से बहुत ही बधाइयाँ, क्योंकि अभी एसआरबी ने 2025 में अगेन नेट का, एआरएस का, एसटीओ का और जो एसएमएस की पोस्ट है उसके लिए अभी एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है फॉर द स्टूडेंट 2000 परसुइंग मास्टर इन पीएचडी इन एग्रीकल्चरल साइंसेस और कुछ अदर भी साइंस के जो स्टूडेंट हैं जो कि लाइफ साइंस के हैं और वो एग्रीकल्चर में कुछ सब्जेक्टों में एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए भी एक ग्रेट न्यूज़ है। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और क्या मैं आप लोगों का हेल्प कर पाऊँगा, उसके बारे में मैंने ये वीडियो लाने के लिए सोचा कि मैं आ जाऊँ। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सामने आपके जो है एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है और ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन 22 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 21 मई है। और एग्ज़ामिनेशन देखोगे आप, प्री का 2 to 4 सितंबर है और मेंस का जो है वो 7 दिसंबर को है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो सब्जेक्ट है आपका कंबाइंड सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका नेट के लिए 2025 का और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर एआरएस और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर एसएमएस T6 एंड एसटीओ के लिए भी। तो जो ये एग्ज़ाम है ये आपका कह सकते हैं कि कंबाइंड होगा और एक एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, ठीक है। लेकिन जो मेंस है वो 2 का होगा, स्पेशली क्योंकि नेट तो क्वालिफाइड होता है, ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, तो उसका तो क्वालिफाइंग ही ओनली होगा। लेकिन जो आपका एआरएस है और एसएमएस और एसटीओ है, इसके लिए आपको देखेंगे यहाँ पर एक मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इन दोनों का जो है मेंस एग्ज़ाम कंबाइंड होगा और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ठीक। तो ये जो था कि मीन्स जो पहले जो एसटीओ एसएमएस था उसका जो एग्ज़ाम होता था वो एमसीक्यू बेस्ड पे था, लेकिन अभी इस बार डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पे भी इसको भी लेने के लिए प्लान किया है एसआरबी ने। तो ये एक नया चीज़ है आपका। तो मैं फ़िलहाल नेट के बारे में बात ज़्यादा नहीं करूँगा। नेट के लिए मेरी ये जो वीडियो है यहाँ पर आप देखिए इस वीडियो को, ऑलरेडी कैसे आईसीआर का नेट क्वालिफाई करना होता है इस पर मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। और अगेन मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेट जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इसमें केवल क्वालिफाई ही करना होता है। अगर 100 लड़के बैठते हैं और 100 के मार्क्स जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर आप पा जाते हैं तो देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द आईसीआर नेट, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसमें जाइए, आप उसको देख लीजिए। अब हम अगर एआरएस की बात करें, जो प्लान है एग्ज़ाम का आप देखोगे वो कैसा है। तो इसमें आपको प्री एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग है। जैसे आप जब नेट देंगे उसी टाइम पे अगर आपने तीनों का ऑप्शन कर रखा है तो आपका तीनों का कंबाइंड एग्ज़ाम हो जाएगा। मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज हैं आपको स्क्रीन करने के। अब अगर आप देखें यहाँ पर जो एआरएस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैसे होने वाला है। वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 150 जो है मार्क्स के होंगे 2 आवर्स के क्वेश्चन में, जो कि ओनली ये क्वालिफाइंग है। और जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो 300 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। और पर्सनल इंटरव्यू 45 मार्क्स का। तो इसमें जो देखेंगे आप पहले जो क्या कहते हैं कि जो पैटर्न पहले था, अभी बीच में पीएचडी आने की वजह से कुछ पैटर्न चेंज हो गए थे। तो ये जो पहला पैटर्न जो इससे पहले का था लगभग में उसी से मिलता जुलता है। ओनली इसमें देखोगे आप जो चेंजेज हुए हैं वो है 2 जो नंबर के आपके 40 क्वेश्चंस आया करते थे वो हटा दिया है। और 25 क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स के ईच, जो कि 50 वर्ड में आपको लिखने होंगे एक क्वेश्चन का आंसर। और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 नंबर के होंगे, उनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में लिखने होंगे। और 5 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होंगे जो कि आपके 150 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो यहाँ कुल मिला के आप देखोगे 40 क्वेश्चन हो गए। जो पहले क्या हुआ करता था, आपका जो 2 मार्क्स के आते थे उसको हटा दिया है और एक जो है 5 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के हैं इसको ऐड किया है। तो लगभग में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सिमिलर है जो पहले का पैटर्न। ओनली एक है कि जो आपके टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स एंड सम एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, ये दिया करता था पहले। आपके 40 क्वेश्चन हुआ करते थे वैसे, और उनको यहाँ पर अब एक्सक्लूड कर दिया है।
टोटली यहाँ डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो गया। अब वन लाइनर फिल इन द ब्लैंक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने अब जो ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पे क्योंकि ये पैटर्न लगभग मैं कह सकता हूँ कि 60% नियर अबाउट पहले का ही है, क्योंकि ओनली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को उसमें से हटाया और 5 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के इसमें ऐड किया है। तो आप जो है इस वीडियोस को जरूर देखिए, इस वीडियो को भी आप, ये वीडियो भी आपको हेल्प करें। यहाँ पर मैंने टिप्स बनाए हैं कि कैसे कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ERS में सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। जैसे दोस्तों देखोगे कि अभी जो एग्ज़ाम है वो आपका 300 मार्क्स और 45 जो है पर्सनल इंटरव्यू, इन्हीं 345 मार्क्स पे आपका टोटल असेसमेंट होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है टोटली डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ द व्यू से, ठीक है। अब जैसे आप देखिए जो ERS का एग्ज़ाम है, ये मेरे जो व्यू हैं वो क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या तो कम होती है, लेकिन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सभी मास्टर होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। तो लगभग में हर कोई मास्टर लेवल में करके आता है और बहुत सी चीज़ें उनको ओवरऑल अपने सिलेबस का नॉलेज होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। और चीज़ें लगभग में देखोगे, अगर आप सिलेबस को देखोगे तो लगभग में आपकी ये पूरी MSc में जो किए होगे आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आपको सिंसियरिटी थोड़ी दिखानी होगी, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ रखा है तो आप कर ही देंगे, क्योंकि आपको 3 आवर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल होने वाला है। और ERS हमेशा भी याद रखिएगा, जैसे कि जब से ये पैटर्न जहाँ पर मीन्स ऑल क्वेश्चंस कंपल्सरी हुआ करते हैं, तो ऐसे केस में क्या हो गया है कि अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको क्वेश्चंस ओवरऑल एक बैलेंस तरीके से सभी क्वेश्चनों को करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं इमोशनल होकर कुछ क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो ऐसे केस में हमारे जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो जैसे अब यहाँ पर देखेंगे आप 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का और 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले तो 2 मार्क्स का था, एक आध छूट गया तो चलिए कुछ कंपनसेट हो जाता था, लेकिन अभी जो केस हुआ है वो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 50 मार्क्स। तो इस केस में मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट सजेशन आप लोगों के लिए होगा कि आप क्वेश्चंस को पूरी तरह से बैलेंस तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। किसी क्वेश्चन को ज़्यादा इमोशनल होके, जिस क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क्स का, जैसे 50 वर्ड्स लिखना है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका कितना वेटेज होना चाहिए आप उतना ही टाइम उसको दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ERS में 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीटें 5, 10, 4 ऐसे होती हैं, ठीक है। अगर आप एक आध 2 क्वेश्चन सोचो इस सिचुएशन में छोड़ के आते हो, तो आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन छोड़ के 5 नंबर वाले आ गए, तो 10 नंबर तो आप माइनस में गए, और जो लड़का उसको करके आया तो 10 नंबर आपसे आगे निकल जाएगा। तो ऐसे केस में रैंक काफ़ी बिगड़ जाती है और सिलेक्शन बहुत ही खतरे में पड़ सकता है। तो ये मेरा सबसे जो एक थंब रूल है कि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि कुछ लड़के लोग ये पूछ रहे थे, सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा क्या, या ये कहाँ से मिलेगा। तो मैं दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि ERS के जो एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चक्कर में मत मरो। इसके पीछे कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। जब क्वेश्चंस आपके 100% आपको ऑल कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, करने ही करने हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि अगर आप डिपेंडेंसी दिखाते हो कि हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए रेडीमेड तो हम कर लेंगे, तो ऐसे केस में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल है। मैं सबसे जो सिंपल तरीका बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये है कि जैसे आप सोच लो कि आपने जब मास्टर किया होगा या PhD में कुछ कोर्स किए होंगे, तो उस कोर्स के दौरान उस सेमेस्टर में आपने जो कोर्सेज कर रखी हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए। मैं दावे के साथ कहने वाला हूँ कि 60 से 77% उसी तरह के क्वेश्चंस आपके इधर, जैसे उसमें 5 नंबर के, 2 नंबर के, 10 नंबर के, 15 नंबर के, जैसे आपके यूनिवर्सिटी के टीचर आपके मास्टर में पूछा करते थे, तो लगभग में क्वेश्चंस वही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको पता है कि आपके क्वेश्चन 5 नंबर में, 10 नंबर में और 15 नंबर में आने वाले हैं। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कंसिडर करो कि आपका सिलेबस, एक ओवरऑल सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रखो, हर यूनिट को सामने रखो। अब उस यूनिट को, हर कीवर्ड्स को बहुत ही गौर से देखो,
और उस कीवर्ड्स को देखने के बाद ये सोचो कि इस कीवर्ड्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आपकी नॉलेज के हिसाब से बन सकता है। आप क्या 50 वर्ड उस कीवर्ड्स के बारे में लिख सकते हैं या 100 वर्ड्स उस कीवर्ड्स के बारे में लिख सकते हैं? क्या वो कीवर्ड्स 150 वर्ड्स के लिए भी कुछ कंपनसेट करने के बाद बन सकता है क्या? इस तरह से आपको पूरे सिलेबस के जो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ईच कीवर्ड्स वो अपने आप में एक क्वेश्चंस हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिएगा ये होगा कि आपको कोई भी कीवर्ड्स छोड़ के जाओगे वो आपके एग्ज़ाम में आने की उसकी संभावनाएं हो सकती हैं और आप मिस कर सकते हो। इसलिए मेरा पूरा रिक्वेस्ट होगा, हर यूनिट को बहुत ही थारोली से देखिए और हर कीवर्ड्स पर अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि कैसे इसमें क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का बन सकता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस जो 15 नंबर के होते हैं उनमें 2-3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए उसमें 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप कभी कभी क्या होता है, हम जब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस को, तो हम देखते हैं उसमें 3 कंपोनेंट थे, हमने 2 ही कंपोनेंट को एड्रेस कर पाया, एक कंपोनेंट था उसको एड्रेस नहीं कर पाया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मार्क्स कट हो सकते हैं। जो आंसर राइटिंग की स्किल है, इस पे हमने 2 जो हमारे टॉपर्स हैं उनकी भी वीडियो जो यहाँ पर दिख रही हैं, इन लड़कों ने टॉप किया है अपने एग्ज़ाम में, तो इनके भी कुछ टिप्स हैं, ये लोग दिए हैं कैसे आंसर की राइटिंग करते हैं, जो मैंने बनाए थे। आप इसको वीडियोस को देखिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। अब हम जैसे कि बात करें कि स्टार्ट कैसे करें अगर हम इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो देखिए कुछ लोग हैं जो पीएचडी अभी जस्ट पीएचडी में फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ लोग सेकेंड ईयर में होंगे और कुछ लोग थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में होंगे। तो दोस्तों जो साइकोलॉजी होती है ना, मैं बता दूं सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लड़का अभी जस्ट एसआरएफ का एग्ज़ाम दिया होगा और पीएचडी फर्स्ट ईयर में होगा और वो कोर्सेज से टच में होगा, वो क्या होगा, अभी टच में होगा कंटेंट को। और जो फोर्थ ईयर का लड़का होगा वो क्या होगा, अभी चीज़ें जो हैं उसके कंटेंट है उसके टच में नहीं होगा। लेकिन दोनों के प्लस पॉइंट हैं और दोनों के कुछ निगेटिव भी हैं। मैं बता रहा हूँ, जो न्यू है अभी लड़का, जो ऐसे जिसने मास्टर करके अभी पीएचडी फर्स्ट ईयर में है, अभी सब कुछ लगभग उसमें टच में है और कोर्सेस कर रहा है, तो उस लड़के की थोड़ी मैच्योरिटी कम होगी आंसर राइटिंग में। और जो लड़का जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में या समटाइम कुछ लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, वो टच में तो कम है लेकिन उसकी आंसर राइटिंग की मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दोनों के प्लस पॉइंट हैं, लेकिन मेरा कहना मानना है कि आप जिस भी स्टेज पे हो, पहले आप क्या करो, एज्यूम करो कि जब आपने मास्टर में एंट्री किया था तो उस टाइम पर आपने नमस्कार किस बुक से किया था, किससे स्टार्ट किया था। आप उस बुक को पहले वहीं से स्टार्ट करो कहानी, जैसे सोचो, क्योंकि जो फाउंडेशन, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, अब उन पे आपको कॉन्फिडेंस बनाना है। और मैंने भी ये भी देखा है, जो चीज़ें आप पढ़ रखे हैं अगर उस पर कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली अच्छा कर जाते हैं। जो नई चीज़ें हैं, नो डाउट वो नई सबके लिए हैं, लेकिन सोचिए जो आपने बेसिक पहले से पढ़ रखा, आपने मास्टर में जो चीज़ें कोर है, अगर वो मिस्टेक करेंगे तो काफ़ी ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो टाइम है वो यही है कि आप पहले रिकैपिचुलेट कीजिए अपने आप को, सोचिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, किस बुक से फर्स्ट स्टार्ट किया था। धीरे धीरे यूनिट वाइज आप जो मैंने इवन बुक के लिस्टों के भी बहुत से वीडियोस बना रखे हैं, आप लोग अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए, ये जो एक्सपर्ट्स विभिन्न सब्जेक्टों के थे उनसे मैंने पूछ कर कि क्या बुक पढ़नी चाहिए, मैंने ये बना रखी है वीडियोस, आप उसको देखिए और ये काफ़ी होंगी आपके लिए, हेल्पफुल होंगी। और आज के टाइम पर इंटरनेट भी हावी है तो आप इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को टाइम अच्छा है, एग्ज़ाम में अभी कुछ टाइम है, तो उसी अकॉर्डिंग आप जिस स्टेज पे हो आप तैयारी में लग जाओ। रिसर्च में इन्वॉल्व हो तो रिसर्च को भी टाइम दो, लेकिन अभी फोकस काफ़ी कर लो अपने इस पे कि मुझे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। और एक चीज़ और, लड़कों का एक क्वेरीज आता है कि बोलते हैं सर कि हमारे सब्जेक्ट में अभी जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, और कभी कभी लड़के कहते हैं कि सर मेरा मार्क्स तो उतना था लेकिन मेरा मेंस के में कॉल नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसे इसमें दिया है ना कि 1:15 के रेशियो में ये कॉल करता है मेंस के लिए, और 1:3 के रेशियो में कॉल करता है ये किसमें, इंटरव्यू के लिए। ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट, आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी कितनी एडवर्टाइज हुई है। मान के चलो किसी सब्जेक्ट में 1 सीट है तो मेंस लिखेंगे 15 लड़के और इंटरव्यू में आएंगे 3 लड़के, ठीक है।
अब मान के चलो 50 लड़कों ने एग्ज़ाम अगर दिया उसको, ठीक है, उस सीट के लिए, तो जो इवन दो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कम है, लेकिन अगर मान लीजिए 25 लड़कों ने उस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा 60-70% से ऊपर लाए हैं, तो क्या किया जाता है, थंब रूल यही है कि जो ऊपर से टॉप 15 है उन्हीं को मेंस में चांस मिलेगा बैठने के लिए, ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मिनिमम ला रखा है तो आप 100% एश्योर है कि आपका मेंस में या इंटरव्यू में, इसी तरह इंटरव्यू में मान लीजिए कि जो उस 15 में से जो टॉप 3 लिखा है जिनके मार्क्स है उन्हीं को वो लोग कॉल करेंगे एक सीट के लिए, ठीक है। तो ये होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अभी, क्योंकि अभी कुछ लड़कों का काफ़ी परेशान थे कि पीएचडी कर दिया था तो उसमें बहुत से इश्यू हो रहे थे, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा चांस है कि मास्टर कर दिया है तो आप लोग अभी यूनिवर्सिटी से टच में होंगे, वहाँ पे होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। सीटें काफ़ी अच्छी आई हुई हैं और जिनकी सीटें नहीं भी आई हैं तो आप डिसअपॉइंट मत होइए दोस्तों। फ्यूचर में कहीं ना कहीं चीज़ें सबकी डेस्टिनी होती हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों का मैसेज भी आया था, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी जब पीएचडी कर रहा था तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जब मैं था तो मेरे 2 साल वैकेंसी नहीं आई थी। ऐसा तो होता है, लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, लाइफ में लगे रहिए, सफलता मिलती है। और मैंने जो कंटेंट दिए हैं, जो बनाए हैं, आप लोग उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप लोग अच्छा करेंगे। और उम्मीद है कि जो ईमानदारी से मेहनत करेगा अपना, डेफिनेटली सफलता उन्हीं को मिलेगी। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन आप सक्सेस को एकदम गारंटेड मत ले लो, क्योंकि हर कोई, अगर मान लीजिए एक सीट है तो सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सिलेक्शन उसी का होगा जो ऑनेस्टली मेहनत करेगा। और कभी भी किसी यूनिवर्सिटी से मैं कि सर मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो लिख के आएगा, जो अच्छे से करके आएगा, सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक है ना। ऐसा दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखना कि मैं यहाँ से हूँ तो शायद ना हो, वहाँ से हूँ तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है। और एआरएस एक बहुत अच्छी सर्विस है, आईसीआर एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और राइट कैंडिडेट को इस सिलेक्शन लेती है। तो इन्हीं सब वर्डों के साथ ऑल द बेस्ट। आप लोग कंटेंट को फॉलो करो और उम्मीद करूँगा कि आप लोग डेफिनेटली इन फ्यूचर में सक्सेस पाने के बाद आप हमसे कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियोस आप लोगों को कितनी लेवल तक हेल्पफुल हुआ था। सो ऑल द बेस्ट।